नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशुतोष एकेडमी में। आज हम लोग पॉलिटी का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे। पहले इसका सब्जेक्टिव पार्ट हम लोग करेंगे, फिर इस पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उस पे हम लोग काम करेंगे। यह है पंचायती राज। आगामी हर परीक्षा के लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, या बिहार एसएससी हो, या फिर दरोगा का मेंस हो, या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, या कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल बॉडी पंचायती राज हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। ये पूरा चैप्टर जो दोस्तों हम लोग 3 पार्ट में करेंगे। ये हमारा आज का पहला पार्ट है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारा आज का टॉपिक पंचायती राज से। सबसे पहली बात तो दोस्तों देखिए, हमारे जो मूल संविधान है दोस्तों, उसमें पंचायती राज की व्यवस्था नहीं थी। ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो पंचायती राज जो है ये राज्य की विषय है, यानी राज्य सूची की विषय है। किसकी है? राज्य सूची की विषय है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों कि भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। 1992, देखिए यहाँ पढ़िए, इंपॉर्टेंट है। 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया है। इसका मतलब मूल संविधान में ये शामिल नहीं था। इसे कब शामिल किया गया? तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम हुआ, उसके तहत इसे संविधान में शामिल किया गया। इस समय जो सरकार थी दोस्तों, वो नरसिम्हा राव की, मतलब प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? नरसिम्हा राव थे। लेकिन पंचायती राज की व्यवस्था दोस्तों बहुत पहले से चला आ रहा है, 1959 से ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा जो है दोस्तों ये 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। अब देखिए पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, ये देखिए। पंचायती राज का विकास में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, वो समितियां आपको जानना पड़ेगा और उससे सवाल आता है। सबसे पहला समिति क्या है? देखिए, बलवंत राय मेहता समिति। ये 1957 की बात है। बलवंत राय मेहता समिति, याद रखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति 1957। बलवंत राय मेहता समिति 1957। देखिए, जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, ये सवाल पूछता है दोस्तों कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब किया गया? 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब किया गया? 1952 में। तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा या राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 में। याद रखिएगा, राष्ट्रीय विस्तार सेवा या राष्ट्रीय प्रसार सेवा 1953 द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता साहब थे, ठीक है। समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता साहब थे, ठीक है। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, मतलब डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की योजना की सिफारिश की, जो अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया, ठीक है। देखिए 1957 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी, नवंबर 1957 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपी। किसने? बलवंत राय मेहता ने। इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी शक्ति का विकेंद्रीकरण के हैं या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में इन्होंने योजना की सिफारिश की। और इस सिफारिश के तहत कुछ जो है प्रावधान किए। वो प्रावधान आपको आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जरा देखिए क्या किया इन्होंने कहा कि 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना होना चाहिए। सबसे पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अभी भी आप जानते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 का जो अधिनियम है, उसके बाद जो संवैधानिक दर्जा मिला पंचायती राज को, उसके बाद भी हमारे पंचायती राज में 3 स्तरीय पंचायती राज पद्धति है। और ये 1957 में बलवंत राय मेहता ने वो भी सिफारिश किए थे 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की ही। तो सवाल पूछता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसके द्वारा
किया गया था? तो आंसर होगा बलवंत राय मेहता जी द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि गांव स्तर पर एक ग्राम पंचायत होना चाहिए, सही बात है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन जुड़े होने चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए, कह रहा है तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी तथा जिला परिषद को सलाहकारी एडवाइजरी कमेटी एडवाइजरी है ना, सलाहकारी निकाय, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। पर्यवेक्षण मतलब देख रेख करने वाला। तो क्या यहाँ से समझे कि ग्राम पंचायत को कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो सिफारिश की गई थी, तो ग्राम पंचायत को कार्यकारी निकाय, जिला परिषद को सलाहकारी या समन्वयकारी और या पर्यवेक्षण निकाय के रूप में होना चाहिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट इन्होंने बताया कि जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होना चाहिए। इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति का उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों को और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें। ठीक है, भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। आगे है, समिति की इन सिफारिश को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। अब देखिए, 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। कौन? बलवंत राय मेहता ने। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद, आप जानते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसे 1958 में स्वीकार किया गया था, 1958 में, एक साल के बाद। तो सवाल पूछा जा सकता है कि बलवंत राय मेहता समिति को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो 1958 में इन्हें स्वीकार किया गया। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया और यह राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें। तो राष्ट्रीय विकास परिषद ने क्या कहा? कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया इन प्रावधानों पे, ये राज्य के ऊपर छोड़ दिया कि भैया आप अपने परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, आप इस नमूने को विकसित करें या इस प्रावधान को हटा के या दूसरे प्रावधान ला करके आप पंचायती राज को अपने राज्य के अनुसार इसे लागू कर सकते हैं, किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए। ठीक है, इसी बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को यानी 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के तत्कालीन प्रधानमंत्री, नागौर जिले में जो हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू द्वारा किया गया। तो पहली बार पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई? तो राजस्थान में। कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1959 को। राजस्थान के कहाँ पे? तो नागौर में। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित नेहरू थे। और राजस्थान के बाद दूसरे राज्य कौन थे? तो आंध्र प्रदेश थे। इन्होंने भी 1959 में पंचायती राज को लागू कर दिया। और इसके बाद जो जितने भी राज्य थे, अधिकांश राज्य थे, इस योजना को प्रारंभ किया। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है। कहता है यद्यपि 1960 के दशक में मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की, फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, उनका कार्यकाल, संगठन, कार्य, राजस्व और अन्य तरीके में अंतर था। देखिए क्या कहता है कि 1960 के दशक में बहुत सारे राज्य जो हैं पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं इनको स्थापित कर दी, लेकिन हर अलग अलग राज्य जो हैं उसमें जो सापेक्ष स्थिति थी, उनका जो कार्यकाल था, संगठन था, कार्य करने का तरीका था, वो अलग अलग रखा। जैसे कि राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई। याद रखिएगा, राजस्थान ने, ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई, और त्रिस्तरीय पद्धति सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय साहब के द्वारा। कब गठन की गई? तो 1957 में। रिपोर्ट कब दी? तो 1957 में ही, नवंबर में। बलवंत राय समिति को स्वीकृति कब मिली राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा? तो 1958 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई? तो 1952 में। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना कब हुई? 1953 में। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। जबकि देखिए तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई। ठीक है, देखिए राजस्थान त्रिस्तरीय, तमिलनाडु ने द्विस्तरीय, और पश्चिम बंगाल तो भाई हद ही कर दिया, ये 4 स्तरीय पद्धति अपनाई। याद रखिएगा, क्या क्या याद रखिएगा? देखिए राजस्थान त्रिस्तरीय, राजस्थान त्रिस्तरीय पद्धति, जो मैंने बताया था ग्राम, ब्लॉक और जिला लेवल। राजस्थान त्रिस्तरीय। तमिलनाडु द्विस्तरीय, द्विस्तरीय, ठीक है, तमिलनाडु 2 स्तरीय, और पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल जो है दोस्तों, ये 4 स्तरीय पद्धति अपनाई। इसके अलावा राजस्थान आंध्र प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति मजबूत थी, क्योंकि नियोजन और विकास की इकाई ब्लॉक थी, जबकि महाराष्ट्र गुजरात पद्धति में जिला परिषद शक्तिशाली थी। तो आप क्या देख रहे हैं कि बुनियादी ढांचा हर एक देश, पूरा देश में सेम है, लेकिन तरीका, कार्य करने की जो सापेक्षता है, कार्यकाल है, पद्धति है, वो अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि योजना और विकास की इकाई जिला थी। कहते कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की स्थापना भी की थी, जो छोटे दीवानी या आपराधिक मामलों के लिए थी। क्लियर है? आगे देखिए, कह रहा है कि अध्ययन दल तथा समितियां इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए दूसरा समिति जो है अशोक मेहता समिति पढ़ें। सबसे पहली बात तो बलवंत राय मेहता समिति आपने पढ़ा, 1957 में उनकी गठन हुआ, 1957 में ही रिपोर्ट दिया, 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा उस रिपोर्ट की, उस सिफारिश को स्वीकृति दी गई। उसके तहत 1959 में राजस्थान देश का पहला राज्य बना, जहाँ पे नागौर में राष्ट्रीय पंचायती राज की स्थापना की गई, पंडित नेहरू द्वारा स्थापना किया गया था। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश 1959 में ही हुआ। 1960 के दशक में देश के लगभग अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं की स्थापना की, लेकिन उसमें बात यह था कि बुनियादी जो मुख्यतः ढांचा था पंचायती राज व्यवस्था का, वो पूरा देश में एक था, लेकिन सापेक्ष सिद्धांत, पद्धति, कार्यकाल, कार्य करने का तरीका, ये सब अलग अलग था। तो उसमें हमने देखा कि राजस्थान जो है त्रिस्तरीय पद्धति को अपनाया, तमिलनाडु जो है दो स्तरीय पद्धति को अपनाया, ठीक है, और वेस्ट बंगाल जो है 4 स्तरीय पद्धति को अपनाया। अब दूसरा रिपोर्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है अशोक मेहता समिति। ये आया दोस्तों 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा इसे लाया गया था। जनता पार्टी की सरकार आप जानते हैं, मोरारजी देसाई क्या थे? प्रधानमंत्री थे। जनता पार्टी की सरकार से आपको याद आ रहा होगा कि 44th यानी 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ये जनता पार्टी की सरकार द्वारा ही किया गया था। और इकोनॉमिक्स में आपने पंचवर्षीय योजना जब पढ़े होंगे तो रोलिंग प्लान आपने पढ़ा होगा। रोलिंग प्लान भी जनता पार्टी की सरकार द्वारा ही लाया गया। आप ये भी जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन 1978 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 का जो प्रावधान किया गया था उसमें तोड़ मरोड़ के, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ को हटा करके 78 में 44वें संविधान संशोधन लाया गया था। अब देखिए अशोक मेहता समिति 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा लाया गया था। अब ये कहता क्या है, जरा देखते हैं, इसको पढ़ते हैं भैया क्या कहता है कि दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। बात सही है। देखिए 1 साल के बाद 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इन्होंने कहा कि इन्होंने पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की। इससे एक बात तो ये समझ में आया दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना तो 1959 में ही हो गया, लेकिन यहाँ पे आप देखें तो क्या लिखा गया है कि पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित मतलब फिर से जीवित करने और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिशें की। इसका मतलब 1959 से 1978 तक
पंचायती राज व्यवस्था का हमने स्थापना तो कर लिया, लेकिन जो मजबूती, जो सुदृढ़ीकरण उसमें होना चाहिए, जो विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए, वो शायद नहीं हो पा रहा। इसीलिए तो फिर से अशोक मेहता समिति बनाया गया। क्लियर है। अब देखिए इन्होंने सिफारिश क्या क्या किया, कौन, अशोक मेहता समिति, जरा देखते हैं इसमें। इन्होंने सिफारिश किया कि भैया त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदल देना चाहिए। लो भाई, इन्होंने कहा कि तीन स्तरीय जो पंचायती व्यवस्था है, जो अशोक बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, उसको हटाइए और मेरा पद्धति अपनाइए जो क्या है, द्विस्तरीय है। द्विस्तरीय से तुरंत याद होना चाहिए आपको कि तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति इनिशियली अपनाया था स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पद्धति का सिफारिश किया। ठीक है, जिला परिषद जिला स्तर पर और उसके नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांव में समूह होना चाहिए। यानी इन्होंने जिला स्तर और ग्राम स्तर सिर्फ 2 स्तर दिए, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर त्रिस्तरीय दिए। अगला देखिए क्या कहता है इन्होंने कहा कि राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। मतलब राज्य के नीचे जो पावर होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, निरीक्षण में विकेंद्रीकरण, वो सिर्फ जिला होना चाहिए, ब्लॉक और पंचायत की कोई काम यहाँ पे नहीं है, इन्होंने बताया। फिर इन्होंने बताया कि जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए। वहाँ पे ग्राम पंचायत कार्यकारी निकाय था, किसके अनुसार, बलवंत राय मेहता, और ये कहते हैं कि जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। मतलब राज्य सरकार जो भी योजनाएं बनाती है उसका जिम्मेदार जो है जिला स्तर पे होना चाहिए, यानी जिला परिषद को होना चाहिए। मतलब जिला परिषद को इन्होंने कार्यकारी निकाय के रूप में सिफारिश किया। लेकिन अगर अपन बलवंत राय मेहता समिति को समझें तो उन्होंने जिला परिषद को समन्वयकारी, पर्यवेक्षणकारी निकाय के रूप में बताया था और ग्राम पंचायत को कार्यकारी निकाय के रूप में बताया था। लेकिन अशोक मेहता समिति, जिसका गठन 1977 में हुआ, 1 साल के बाद रिपोर्ट पेश किया 1978 में, अशोक मेहता साहब ने द्विस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सिफारिश किया। 132 सिफारिश किए इन्होंने, 132 सिफारिश किए, किस लिए, पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए। ठीक है, चौथा पॉइंट जो इन्होंने बताया कि पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। यानी पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर, पंचायती चुनाव के जो सभी स्तर हैं उनमें राजनीतिक पार्टी की भागीदारी होनी चाहिए, इन्होंने अशोक मेहता साहब ने बताया। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। मतलब टैक्स वसूलने की जो पावर है वो होना चाहिए। ठीक है, जिला स्तर के अभिकरण और विधायकों से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुवेद्य समूहों के लिए आवंटित राशि उन तक पहुंच रही अथवा नहीं। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसको दिमाग में नहीं रखना है। आगे देखिए, कह रहा है कि राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। ये नहीं कि जो है राज्य सरकार जो है पंचायती राज संस्था का अतिक्रमण कर लिए, ये नहीं होना चाहिए। आवश्यक अधिक्रमण, ठीक है, आवश्यक अधिक्रमण करने की दिशा में अधिक्रमण के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। 6 महीने के भीतर जो है आपका चुनाव होना एकदम फिक्स है भैया। कह रहा है कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। यानी न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग कर देना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए। ये सब कौन बता रहे हैं, अशोक मेहता साहब बता रहे हैं। अब कह रहे हैं कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। ये बात तो सही है भैया, पंचायती राज का जो चुनाव है वो कौन कराते हैं, तो राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। ठीक है, तो विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देखरेख में होना चाहिए। मेनली आप इतना समझ लें कि अशोक मेहता समिति जिला परिषद पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे। ठीक है, जिला परिषद पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे। मतलब वो सारा पावर, राज्य स्तर का सारा पावर जो है, कार्यकारी पावर जो है
राज्य स्तर का जो कार्यकारी पावर है वो जो जिला परिषद को सौंपना चाह रहे थे। ठीक है, अब 12वें नंबर पॉइंट को पढ़िए जरा। पंचायती राज संस्थाओं के मामलों के देखरेख के लिए राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होना चाहिए। पंचायती राज मंत्री जिसको बोलते हैं, ये अभी भी होता है। पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्री परिषद की एकमात्र एक मंत्री की नियुक्ति होना चाहिए। अच्छी, राज्य मंत्री क्यों भाई? क्योंकि भाई पंचायती जो व्यवस्था है, पंचायती राज संस्थाएं हैं, यानी पंचायत का जो गठन, पंचायत की जो कार्यकारिणी, ये सभी जो है ये राज्य सूची की विषय है। ठीक है, आगे देखिए इन्होंने बताया कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत यानी पवित्रता एवं महत्ता के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। तो इन्होंने सिफारिश की कि संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, लेकिन इनका संवैधानिक मान्यता के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं था, मतलब बहुत ये दृढ़ नहीं थे कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी ही जानी चाहिए। इसके लिए एक अलग एल.एम. सिंघवी समिति समझेंगे, वो पढ़ेंगे जब, वहाँ हम देखेंगे कि एल.एम. सिंघवी साहब ने कहा था कि नहीं भैया, पंचायती राज व्यवस्था को एकदम संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, इसके साथ विडंबना क्या हो गया। विडंबना क्या हुआ कि आप जानते हैं कि अशोक मेहता समिति 1978 में अपना रिपोर्ट दिया, इतना तो क्लियर है। जनता पार्टी की सरकार थी जब इसका गठन हुआ था 1977 में। ठीक है, अशोक मेहता साहब ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिशें की। इन्होंने बताया कि भाई साहब, जिला स्तर पे होना चाहिए और पंचायत स्तर पे होना चाहिए, ब्लॉक का कोई झंझट नहीं होना चाहिए। इन्होंने ही बताया कि जिला परिषद को कार्यकारिणी निकाय होना चाहिए, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने बताया था कि पंचायत समिति को कार्यकारिणी निकाय होना चाहिए, जिला परिषद को सलाहकारी और समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। अब विडंबना क्या होगी दोस्तों, ये अशोक मेहता समिति के साथ में जरा देखिए हुआ क्या कि समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व, समिति का कार्यकाल पूरा होने से पहले जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण, भंग हो गया, जनता पार्टी सरकार भंग हो गया, मतलब जिसने इस समिति का गठन करवाया वो सरकारी भंग हो गई। केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य, याद रखिएगा कि फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि देखिए, अशोक मेहता समिति ने 1978 में रिपोर्ट जो दिए, उस रिपोर्ट को लागू करने से पहले ही जनता पार्टी सरकार भंग हो गई। तो जनता पार्टी सरकार भंग हो गई तो अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट जो है, यानी उस सिफारिशें जो है, पूरा देशव्यापी नहीं हो पाया। लेकिन 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 3 ऐसे राज्य हुए जिन्होंने अशोक मेहता समिति की सिफारिश को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए। तो आपसे पूछा जाएगा कि अशोक मेहता समिति के सिफारिश पर कौन कौन से राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, पुनरुद्धार करने के लिए कदम उठाए। तो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, 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 कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, ये 3 राज्य ऐसे हुए जिन्होंने अशोक मेहता समिति की सिफारिश पे पंचायती राज संस्थाओं को पुनरुद्धार करने के लिए, पुनरुद्धार या सुदृढ़ करने के लिए कुछ कदम उठाए। कौन कौन? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। अशोक मेहता का हो गया खेला खत्म। अब आते हैं जीवीके राव समिति। अब कौन आते हैं? जीवीके राव समिति। अब देखिए जीवीके राव समिति, हमने कौन कौन समिति पढ़ा? तो बलवंत राय मेहता समिति, पहला कौन पढ़ा? बलवंत राय मेहता समिति। कब आया दोस्तों? तो 1957 में। रिपोर्ट कब दिया? तो 1957 में ही। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती पद्धति का सिफारिश किया। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय, जिला परिषद को सलाहकारी और समन्वयकारी निकाय बताया। दूसरा समिति हमने पढ़ा अशोक मेहता समिति। दूसरा हमने क्या पढ़ा? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ दोस्तों? 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा। इन्होंने रिपोर्ट पेश कब की? तो 1978 में पेश की। इन्होंने कितनी सिफारिशें की? 132 सिफारिशें की। किसने? अशोक मेहता समिति ने। और अशोक मेहता समिति ने दोस्तों
द्विस्तरीय पंचायती पद्धति का सिफारिश किया। थोड़ा बहुत इन्होंने ये भी बताया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक संस्था भी बनाया जाए, यानी संवैधानिक जो है वो दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए। लेकिन हुआ क्या कि 1978 में हुआ ये बेसिकली ये दोस्तों कि अशोक मेहता समिति का रिपोर्ट यानी सिफारिशें पूरा देश व्यापी हो सके, उससे पहले जनता पार्टी सरकारें भंग हो गई। अब सरकार भंग हो गई तो करे क्या, लेकिन फिर भी हुआ क्या, सब इनका रिपोर्ट यानी अशोक मेहता साहब का रिपोर्ट जो है पूरा देश में लागू नहीं हो पाया, लेकिन 3 राज्य कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिश को लागू किया अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और पुनरुद्धार करने के लिए। अब अगला रिपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे जीवीके राव समिति। जीवीके राव समिति अगला समिति है जीवीके राव समिति, और जीवीके राव समिति याद रखिएगा 1985 में आया। कब आया? 1985 में आया। पढ़िए जरा क्या कहता है। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए भूतपूर्व योजना आयोग द्वारा 1985 में जीवीके राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। देखिए, जीवीके राव समिति का गठन करने का उद्देश्य क्या था? ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन के लिए एक योजना आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया गया। किसके लिए किया गया? ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए जीवीके राव समिति 1985 में योजना आयोग द्वारा लाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीवीके राव समिति किसके द्वारा लाया गया? तो 1985 में योजना आयोग द्वारा लाया गया। योजना आयोग द्वारा लाया गया। योजना आयोग द्वारा लाया गया। ठीक है। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से विच्छेदित हो गई है। जब इन्होंने स्टडी किया, रिसर्च किया, तो इन्होंने बताया कि भैया भाई साहब क्या बताएं कि ये जो विकास प्रक्रिया है, डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो दफ्तरशाही हो गया है। दफ्तरशाही मतलब ऑफिशियल हो गया है, पंचायती राज से विच्छेदित हो गई है। विकास प्रशासन के लोकतांत्रिकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई है। इन्होंने बताया कि भैया पंचायती राज व्यवस्था लाने का जो उद्देश्य था, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सिर्फ नौकरशाही के हाथों में ये पावर चला गया है और ये ऑफिशियल काम हो गया। मतलब रिश्वत, आप समझ रहे हैं ना, टेबल के अंदर वाला काम होने लग गया। इन्होंने बताया, किसने? जीवीके राव समिति ने। गठन कब हुआ? 1985 में। किसके द्वारा हुआ? योजना आयोग द्वारा। इन्होंने बिना जड़ की घास कहा। किसको? याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किसने पंचायती राज संस्थाएं को बिना जड़ की घास कहा है? तो जीवीके राव समिति ने। अब देख रहे हैं बिना जड़ की घास कब कहा है? ये 1985 में। अब जरा याद कीजिए कि बलवंत राय मेहता समिति कब आया था? 1957 में। भाई साहब, पहली पंचायती व्यवस्था राजस्थान के नागौर में कब स्थापना हुआ था? 1959, 2 अक्टूबर को। देख रहे हैं इतना दिन के बाद भी कितना, यानी करप्शन एक अलग लेवल पे हो चुका था। तब ना बिना जड़ के घास कह दिए, मतलब घासों है जड़ों नहीं है। अतः समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने के लिए इन्होंने भी सिफारिशें चिपका दी। कहा कि रे भैया, सब सिफारिशें कर रहा है तो हम नहीं करेंगे, हमहू सिफारिश करेंगे। ठीक है, इन्होंने भी सिफारिश चिपका दी। अब देखिए क्या सिफारिश इन्होंने किया। इन्होंने कहा कि जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना। अब देखिए क्या कहा है कि जिला स्तर का जो निकाय जिला परिषद है, इसको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिया जाना चाहिए। जानते हैं, आप तो पढ़ ही चुके हैं, अशोक मेहता समिति को भी जिला परिषद से खूब मोह माया था, और इन्होंने भी कह दिया कि नहीं भैया, जिला परिषद होना ही चाहिए। नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है तथा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रम के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए। मतलब जिला परिषद को पावर देने के ये क्या थे? पक्ष में थे। जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। इन्होंने बोला कि भाई साहब, पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन में एक अच्छा स्थान यानी भूमिका प्रदान किया जाना चाहिए।
ठीक है। प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। फालतू है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, ये जरूरी है। इन्होंने बताया कि एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। समझ रहे हैं, जिला विकास आयुक्त पद, जिला विकास आयुक्त पद यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल जो ऑफिसर हैं, मतलब कमिटी हैं, उस पद का सृजन किया जाना चाहिए, जिसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। मतलब हुआ भैया क्या कि आप जान रहे हैं जिला परिषद, तो आप जानते हैं ये सब तो इलेक्शन जो होगा इसका टर्म कार्यकाल फिक्स होगा, लेकिन सरकार की तरफ से एक जिला विकास आयुक्त का सृजन करना चाहिए, एक पद का, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए, यानी जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए। ठीक है, ताकि सभी विकास विभागों का प्रभावी हो सके वो। क्लियर है? अब देखिए ये क्या है कि इस प्रकार समिति ने विकेंद्रित क्षेत्रीय प्रशासन की अपनी योजना में पंचायत राज को स्थानीय आयोजन एवं विकास की प्रमुख भूमिका प्रदान की। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ इसी बिंदु पर जीवीके राव समिति की रिपोर्ट 1986, तो यहाँ से एक सवाल और बन सकता है कि जीवीके राव समिति का गठन कब हुआ भैया, तो 85 में। रिपोर्टवा कब सौंपा, तो 1986 में। प्रखंड स्तरीय आयोजन पर दांतेवाला समिति, तो आपसे पूछा जा सकता है कि दांतेवाला समिति किससे संबंधित है, तो प्रखंड स्तरीय आयोजन पर जो है समिति है दांतेवाला समिति 1978 तथा जिला आयोजन पर हनुमंता राव समिति रिपोर्ट 1984 अलग है। दोनों समितियों में यह सुझाया गया था कि मूलभूत विकेंद्रित आयोजन का कार्य जिला स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए। हनुमंत राव समिति ने जिला अधिकारी अथवा किसी मंत्री के अधीन अलग जिला योजना निकायों की वकालत की थी। इन दोनों संदर्शों मतलब मॉडल में जिलाधिकारियों की विकेंद्रित आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। हालांकि समिति का कहना था कि विकेंद्रित आयोजन की इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को भी जोड़ा जाए। समिति ने जिला स्तर पर सभी विकासात्मक एवं आयोजन गतिविधियों के लिए जिलाधिकारियों को समन्वयक बनाने की अनुशंसा की। इस प्रकार हनुमंत राव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, अशोक मेहता समिति तथा अंत में जीवीके राव समिति से भिन्न अनुशंसाएं भी हैं, जिन्होंने एक जिलाधिकारियों की विकासात्मक भूमिका को सीमित करने की अनुशंसा की तथा विकासात्मक प्रशासन में पंचायती राज को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे एलएम सिंघवी समिति और 73वें संविधान संशोधन। आशा करता हूँ आप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।